नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा दौर जब भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल रहा था। हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। बिल्कुल, लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय। ये वो दौर था जब भारत में पहली बार बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। और स्लाइड पर जैसा कि लिखा है, द्वितीय नगरीकरण और साम्राज्य निर्माण का उदय। तो ये द्वितीय नगरीकरण का मतलब क्या है? देखिए, पहला नगरीकरण तो हड़प्पा सभ्यता थी, जो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अच्छा। उसके पतन के बाद लगभग 1000 साल का एक गैप्स आ गया था और फिर गंगा घाटी में शहर दोबारा बसने लगे, लोहे के इस्तेमाल के साथ। इसी को सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। और साम्राज्य निर्माण? इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे कबीले थे वो अब बड़े राज्यों का रूप ले रहे थे, और इन्हीं में से एक मगध आगे चलकर भारत का पहला साम्राज्य बनेगा। स्लाइड पर जो ये तस्वीरें हैं, एक अशोक स्तंभ और एक किलेबंद शहर, ये इसी बात को दर्शाती हैं। हाँ बिल्कुल, अशोक स्तंभ एक मजबूत, एक सुदृढ़ राज्य और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक है, और ये जो नदी किनारे बसा किला है, ये नए राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों के उदय को दिखाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये सत्ता का केंद्र है। समझ गया। तो चलिए इस दौर को और गहराई से समझते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। तो ये स्लाइड इस युग के सबसे बड़े बदलाव को दिखा रही है, जन से महाजनपद तक का सफर। हाँ, बाई और जो तस्वीर है वो जन के समाज को दिखाती है, मतलब ऋग्वैदिक काल का समाज, जहाँ लोग कबीलों में रहते थे। बिल्कुल, वो जन कहलाते थे। उनका जीवन ज्यादातर पशुचारण पर आधारित था। वो स्थायी रूप से एक जगह बसे हुए नहीं थे। तो उनकी वफादारी या निष्ठा वो किसी जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि अपने कबीले, अपने कुल से होती थी। एकदम सही। लेकिन फिर दाईं ओर की तस्वीर देखिए। यहाँ एक राजा है सिंहासन पर, लोहार लोहे के औजार बना रहे हैं, पीछे एक बड़ा किला है। ये एक स्थायी कृषि आधारित समाज लग रहा है। हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। कबीलाई पहचान जन अब एक भौगोलिक पहचान जनपद में बदल गई। अब लोगों की पहचान उनकी जमीन से होने लगी। तो वफादारी भी अब कुल से हटकर क्षेत्र के प्रति हो गई। मतलब मातृभूमि की जो अवधारणा है वो यहीं से शुरू हुई होगी, कह सकते हैं। और इस महान परिवर्तन के पीछे जो सबसे बड़ा उत्प्रेरक, जो कैटलिस्ट था, वो था लोहा, आयरन टेक्नोलॉजी। हाँ, लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिससे खेती के लिए जमीन मिली। और फिर आया लोहे की फाल वाला हल। इससे गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसी को हम एग्रीकल्चरल सरप्लस या कृषि अधिशेष कहते हैं ना? बिल्कुल। और यही अतिरिक्त अनाज एक विशाल सेना, प्रशासकों और कारीगरों का पेट भर सकता था, और यही किसी भी राज्य के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है। तो इसके लिए हमारे पास कई तरह के ऐतिहासिक स्रोत हैं, और मेंस की उत्तर लेखन में स्रोतों का जिक्र करना तो बहुत जरूरी होता है। इससे उत्तर प्रामाणिक लगता है। बिल्कुल। सबसे पहले है बौद्ध साहित्य। इसमें अंगुत्तर निकाय सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में सबसे पहले 16 महाजनपदों की एक स्टैंडर्ड सूची मिलती है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत जरूरी तथ्य है। और जैन साहित्य में? जैन साहित्य में भगवती सूत्र है। इसमें भी 16 राज्यों का जिक्र है, पर कुछ नाम अलग हैं। इससे पता चलता है कि अलग अलग परंपराओं में जानकारी थोड़ी अलग हो सकती थी। क्या कोई गैर धार्मिक स्रोत भी है? हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो 4वीं सदी ईसा पूर्व की है, ये व्याकरण की किताब है, लेकिन इसमें 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है। ये तो हुए साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व के बारे में क्या? पुरातत्व में इस काल की पहचान है NBPW, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन हैं, जैसा कि तस्वीर में भी दिख रहा है। ये इतने खास क्यों थे? इनकी सतह बहुत चमकदार काली होती थी और ये बहुत हाई क्वालिटी के होते थे। माना जाता है कि ये विलासिता की वस्तुएं थीं, जो समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता और संपन्नता को दिखाती हैं। अच्छा,
मतलब ये आम लोगों के इस्तेमाल की चीज नहीं थी। शायद नहीं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इससे गहराई से समझते हैं। तो ये है उन 16 महाजनपदों का नक्शा। आप देख सकते हैं कि इनका केंद्र अब सिंधु घाटी नहीं बल्कि गंगा घाटी है। हाँ, सत्ता का केंद्र पूरब की ओर खिसक गया है। अगर हम क्षेत्रवार देखें तो सबसे उत्तर पश्चिम में, जिसे उत्तरापथ कहते हैं, वहाँ कंबोज और गांधार थे, आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके में। गांधार की राजधानी तक्षशिला तो बहुत प्रसिद्ध थी। हाँ, उस समय शिक्षा और व्यापार का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र थी। और मध्य भारत मतलब गंगा घाटी में? वो तो महाजनपदों का दिल था। कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कोसल, काशी, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, सबसे शक्तिशाली राज्य यहीं थे। उपजाऊ जमीन, नदियां, सब कुछ था। पश्चिम की तरफ मत्स्य और अवंती दिख रहे हैं। हाँ, मत्स्य राजस्थान में और अवंती मध्य प्रदेश में। चेदी बुंदेलखंड के इलाके में था। और दक्षिण में सिर्फ एक ही नाम है, अश्मक। बिल्कुल। और ये प्रीलिंस ट्रैप अलर्ट है। ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था। ये तथ्य बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं उस समय के सबसे शक्तिशाली राजतंत्रों की, मतलब मोनार्कीज की। इस टेबल में सबसे पहला नाम मगध का है। जाहिर है, मगध सबसे शक्तिशाली था। इसकी पहली राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। इसके उत्कर्ष के कारण हम आगे विस्तार से समझेंगे। फिर है अंग, राजधानी चंपा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। इसे बाद में मगध के राजा बिंबिसार ने जीत लिया था। काशी का नाम भी बहुत सुना है, राजधानी वाराणसी। काशी अपने सूती वस्त्रों और घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में इसे कौशल ने अपने राज्य में मिला लिया। और कौशल? कौशल की राजधानी श्रवस्ती थी। यहाँ के राजा प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। वत्स और अवंती भी बड़े नाम लग रहे हैं। हाँ, वत्स की राजधानी कौशाम्बी यमुना के तट पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र थी, और अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। यहाँ भी लोहे की खदानें थीं, और यहाँ का राजा प्रद्योत मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। अब तक हमने राजतंत्रों की बात की, पर इस युग की एक बहुत ही खास बात थी गणराज्यों का होना, मतलब रिपब्लिक्स। राजतंत्र और गणराज्य में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, राजतंत्र में शासन वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन गणराज्य में शासन किसी एक राजा का नहीं, बल्कि लोगों के एक समूह या संघ का होता था। तो इस टेबल में वज्जी और मल्ल ये दोनों गणराज्य थे। हाँ, ये गण संघ थे। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो तो 8 कुलों का एक संघ था। इसे दुनिया का पहला गणतंत्र भी माना जाता है। और मल्ल? मल्ल की राजधानियां कुशीनारा और पावा थीं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों को निर्माण इसी गणराज्य की भूमि पर प्राप्त हुआ था। बाकी जो नाम हैं गांधार, कंबोज, ये तो सीमावर्ती महाजनपद हुए। बिल्कुल। गांधार की राजधानी ही तक्षशिला शिक्षा का केंद्र थी। कंबोज अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य ने इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसका क्या मतलब है? मतलब जो कृषि, व्यापार और शस्त्र तीनों से अपनी जीविका चलाते हैं। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कृष्ण पूजा का केंद्र बनी, और मत्स्य की विराटनगर, जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया था। एकदम सही। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम राजतंत्र और गणसंघ की तुलना कर रहे हैं। तो शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, दोनों में अलग अलग था। हाँ, राजतंत्र में शक्ति वंशानुगत थी और राजा को एक तरह से दैवीय अधिकार प्राप्त थे, जबकि गणसंघ में शक्ति एक चुनी हुई परिषद या कह सकते हैं कुलीन तंत्र, ओलिगार्की के हाथ में थी। बिल्कुल। इसी तरह निर्णय प्रक्रिया में भी फर्क था। राजतंत्र में राजा का फैसला आखिरी होता था, मतलब सेंट्रलाइज्ड था। और गणसंघ में? वहाँ फैसले संथागार, जो उनकी विधानसभा होती थी, उसमें बहस और मतदान से होते थे। मतदान के लिए शलाका यानी लकड़ी के पट्टिकाओं का इस्तेमाल होता था, जैसा कि स्लाइड में लिखा है। ये तो बहुत उन्नत व्यवस्था लगती है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। और एक सामाजिक फर्क भी था। वो क्या? राजतंत्रों में ब्राह्मणवादी प्रभाव ज्यादा था, वहीं गणसंघ ज्यादा सहिष्णु थे।
उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों को आश्रय दिया। अच्छा, तो शायद यही कारण है कि इन धर्मों का उदय और विकास इन्हीं गणराज्यों के क्षेत्रों में ज्यादा हुआ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। अब देखते हैं कि इन राज्यों की शक्ति का आर्थिक आधार क्या था। ये सब चल कैसे रहा था? तो सबसे पहला बिंदु है कृषि क्रांति। हाँ, जिसकी बात हमने पहले भी की। लोहे के फाल और धान की रुपाई, मतलब पैडी ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक से अधिशेष उत्पादन या सरप्लस संभव हुआ। और इसी अधिशेष पर राज्य ने कर लगाना शुरू किया। बिल्कुल, यहीं से एक नियमित कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। वैदिक काल का जो स्वैच्छिक कर बलि था, जो एक तरह की भेंट होती थी, हाँ, वो अब भाग नाम का अनिवार्य कर बन गया। ये उपज का 16 हिस्सा होता था। और इस टैक्स को वसूलने के लिए अधिकारी भी रखे गए होंगे। जी, बलि साधक जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए। ये एक नौकरशाही, एक ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत थी। और व्यापार? व्यापार के लिए आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स आ गए थे। ये भारत की पहली मुद्रा थे। इनसे लेन देन बहुत आसान हो गया। और व्यापारियों और शिल्पकारों के अपने संगठन भी थे, श्रेणी या गिल्ड्स। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली संगठन होते थे। और इसी दौर में गृहपति या गहपति नाम का एक धनी भूस्वामी वर्ग भी उभरा। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड द्वितीय नगरीकरण के कॉन्सेप्ट को और साफ करती है। एक टाइमलाइन दिख रही है, हड़प्पा, फिर एक वैदिक अंतराल और फिर महाजनपद। हाँ, हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो पश्चिम भारत में थी, जबकि महाजनपद काल की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता थी जो गंगा घाटी में विकसित हुई। और इस बदलाव में लोहे की भूमिका सबसे निर्णायक थी। एक स्थायी सेना और नौकरशाही का पालन पोषण संभव हुआ। और इसी लोहे से विनाशकारी हथियार भी बने होंगे। बिल्कुल। तो एक ही तकनीक ने निर्माण और विनाश दोनों को बल दिया और इन सब ने मिलकर एक साम्राज्य की नींव रखी। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो मेंस में अक्सर पूछा जाता है, आखिर मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? इसके 5 प्रमुख कारण यहाँ दिए गए हैं। पहला है भौगोलिक सुरक्षा। हाँ, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। मगध की पहली राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी थी, एक प्राकृतिक किला। और बाद में पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र तो गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरा एक जल दुर्ग था। उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। दूसरा कारण है प्राकृतिक संसाधन। बिल्कुल, पास में ही छोटा नागपुर के पठार से उन्हें हथियार और औजार बनाने के लिए भरपूर लौह अयस्क मिलता था। और गंगा के मैदान की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तो थी ही। तीसरा कारण बहुत दिलचस्प है, सैन्य नवाचार, युद्ध में हाथियों का प्रयोग। हाँ, मगध पहला राज्य था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। सोचिए, हाथियों ने दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवारों में कैसी खलबली मचाई होगी। और चौथा कारण रणनीतिक संचार, मतलब नदियाँ। नदियाँ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती थीं, वो परिवहन का सबसे सस्ता और सुगम साधन थी। सेना और व्यापार की आवाजाही बहुत आसान थी। और आखिरी पर शायद सबसे जरूरी कारण नेतृत्व। एकदम सही। मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी, कूटनीतिज्ञ और आक्रामक शासकों की एक लंबी श्रृंखला मिली जो दूसरे राज्यों को नहीं मिली। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। चलिए, अब मगध के इन राजवंशों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले था हरियंक वंश। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। इन्हें श्रेणिक भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने पहली स्थायी सेना रखी थी। उन्होंने युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संधियों से भी साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु ने तो उन्हें ही बंदी बना लिया था। हाँ, अजातशत्रु बहुत आक्रामक था। उसने वज्जी संघ को हराने के लिए रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे नए युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया। और इसी वंश के उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। जी, गंगा और सोन के संगम पर। इसके बाद आया शिशुनाग वंश। हाँ, इसके संस्थापक शिशुनाग ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने अवंती को हराकर मगध की 100 साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता खत्म कर दी। और कालाशोक? कालाशोक के समय वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। और अब आता है नंदवंश, जिसे भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। इनकी उपाधियां तो बहुत आक्रामक लगती हैं, सर्वक्षत्रांतक और एकराट।
हाँ, सर्वक्षत्रांतक का मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और एकराट का मतलब है एकमात्र सम्राट। उसने कलिंग को भी जीता था। और इस वंश का आखिरी शासक था धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। कहा जाता है कि उसकी विशाल सेना के डर से ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो बहुत अलोकप्रिय था। हाँ, और उसने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था, जिसका बदला चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से लिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। ये एक रिवीजन स्लाइड है जिसमें कुछ ऐसे तथ्यों पर ध्यान दिलाया गया है जहां एस्पिरेंट्स अक्सर गलती करते हैं। प्रीलिम्स ट्रैप्स एंड कंफ्यूजिंग फैक्ट्स। तो पहला है नाम में भ्रम। हाँ, उदयन मगध का राजा था जिसने पाटलिपुत्र बसाया, और उदयन वत्स का राजा था। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दूसरा, राजधानी। पांचाल की 2 राजधानियां थीं। जी, उत्तर में अहिच्छत्र और दक्षिण में काम्पेल्य। तीसरा फैक्ट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में था। हाँ, इसे हमेशा याद रखना है। और चौथा बिंदु बुद्ध और महावीर से जुड़ा है। हाँ, दोनों ने मगध के उत्कर्ष काल में उपदेश दिया और दोनों का महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद में हुआ, जो कि एक गणराज्य था। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं मेंस की रणनीति की। इस अध्याय से अक्सर कॉज इफेक्ट वाले सवाल आते हैं। जैसे लौह तकनीक ने सामाजिक आर्थिक ढांचे को कैसे बदला? बिल्कुल, और इसका जवाब देने के लिए ये फ्लो चार्ट बहुत मददगार है। ये इस पूरे अध्याय का सार है। तो ये दिखाता है कि लोहे की खोज से वनों की सफाई हुई, जिससे कृषि अधिशेष बढ़ा, और उसी कृषि अधिशेष से व्यापार और श्रेणियों का विकास हुआ। उसी अधिशेष से नियमित कर संभव हुआ, और कर से स्थायी सेना का गठन हुआ। और इन सब ने मिलकर एक साम्राज्य की नींव रखी। एकदम सही। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही इंटरलिंक करना है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसे गहराई से समझते हैं। तो अब हम इस अध्याय के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। एक नए युग का आरंभ। तो इस पूरे काल का सार क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि महाजनपद काल ने भारतीय राजनीति को कबीलाई संकीर्णता से मुक्त किया और एक क्षेत्रीय पहचान को जन्म दिया। मतलब जन से जनपद तक का सफर। बिल्कुल। इसी काल में प्रशासनिक और सैन्य ढांचों का मानकीकरण हुआ, टैक्स सिस्टम बना, मुद्रा आई। और ये वो आधार था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य, एक पैन इंडियन एम्पायर का निर्माण किया। हाँ, ये उसी विशाल इमारत की नींव थी। और स्लाइड पर ये जो गुरु और शिष्य की छवि है, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह एक नए साम्राज्य के सूर्योदय को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमने जन से महाजनपद बनने की प्रक्रिया, द्वितीय नगरीकरण, लोहे की भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण मगध के उत्कर्ष के कारणों को समझा। और मेंस परीक्षा के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके बीच के कारण और प्रभाव के संबंध को समझना है। जैसे हमने देखा कि कैसे एक तकनीक यानी लोहे ने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। जी। एस्पिरेंट्स को मगध के उत्कर्ष के भौगोलिक और राजनीतिक कारण क्या थे, जैसे प्रश्नों पर उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।